Hello everyone, welcome to our channel. And first of all, a happy new year to everyone. May this year bring lots of surprises and amazing adventures in your life, and may all of your dream came true. And yes, let's start our today's discussion. Coming back to the daily schedule, that is discussing the Insight IS Daily Current Affair of 31st of December 2020. And इवन दो देर इज़ अ न्यू ईयर बट स्टिल आपने जितना टारगेट आज डिसाइड किया है सारा कंप्लीट करो. थोड़ा इन्जॉय भी करो. यस, ऑब्वियसली टुडे इज़ न्यू ईयर. थोड़ा इन्जॉय भी करो. उसके साथ साथ आपका जो डेली शेड्यूल है उसको भी ट्राई करो कि मेंटेन हो. जितने आपके डेली टारगेट्स हैं वो सारे आज कंप्लीट होने ही चाहिए. ऑब्वियसली एक मेंटेन करनी चाहिए कंटिन्यूटी. जो भी हमारी ड्रीम है सबकी मतलब जो भी अपियर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए उन सबकी एक जो स्ट्रॉन्ग ड्रीम है कि क्रैक करनी ही है एग्ज़ाम. सो कंसिस्टेंसी इज़ अ मेजर की. सो बी कंसिस्टेंट इवन दो टुडे इज़ अ न्यू ईयर. एंड अलॉन्ग विद द सेलिब्रेशन कीप स्टडिंग. एंड लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज डिस्कशन. तो सबसे पहले जीएस पेपर वन से सॉरी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ है दैट इज़ 6 न्यूज़. एंड फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर 3 न्यूज़ फॉर द टुडेज डिस्कशन. एंड लेट्स स्टार्ट. जीएस टू पेपर से सबसे पहला न्यूज़ है एंड द न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द 7th शेड्यूल. तो रिसेंटली क्या हुआ है, द Confederation of Indian Industries has sought the inclusion of tourism in the concurrent list to enable the center and the state to effectively regulate the sector as well as the frame policy for the growth. ठीक है, तो इन्होंने जो है दैट इज़ अ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री. उन्होंने ऐसे बोला है कि एक जो टूरिज्म का ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि 7th शेड्यूल में डिफरेंट टाइप ऑफ अ लिस्ट मेंशन है. ठीक है, व्हाट आर द लिस्ट आई विल एक्सप्लेन जस्ट आफ्टर डिस्कसिंग द कंटेक्स्ट. तो अभी ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने बोला है कि जो टूरिज्म सेक्टर है इट शुड बी एडेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट. दैट इज सेंटर और जो स्टेट रहेगा दोनों उस सेक्टर को रेगुलेट कर पाए एंड एक प्रॉपर जो एक फ्रेमवर्क या प्रॉपर एक जो पॉलिसी है विच विल लीड टू द फर्दर ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर वो इंक्रीज हो पाए. ऐसे उन्होंने जस्ट बोला है. ठीक है, अभी 7th शेड्यूल क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ अ लिस्ट वी विल गो थ्रू दैट. सो 7th शेड्यूल इज मेंशन अंडर द आर्टिकल 7th शेड्यूल जो है अंडर द आर्टिकल 246 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन वो डील करता है दैट इज बिटवीन द पावर्स दैट आर गिवन टू द स्टेट एज वेल एज द स्टेट एज वेल एज अ यूनियन. दैट इज यूनियन एंड द स्टेट्स. अब क्या है, दो तीन टाइप के लिस्ट होते हैं. सबसे पहले लिस्ट होती है एक यूनियन लिस्ट होती है, देन देर इज अ स्टेट लिस्ट एंड देर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, तो अभी यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, उन सब सब्जेक्ट्स में जो पार्लियामेंट है दैट यूज टू मेक द लॉ. ठीक है, एंड स्टेट लिस्ट जितने सब्जेक्ट्स आते हैं दे ऑल गो अंडर द प्रीव्यू ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटर. एंड फर्दर कॉन्करेंट लिस्ट में जितने सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हैव देयर जुरिडिक्शन. बट हाउ एवर कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम जानते हैं प्रोवाइड करता है एक फेडरल सुप्रीमेसी टू द पार्लियामेंट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट. इफ कभी एक मैटर ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ देन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी इज गिवन टू द पार्लियामेंट. ओके, सो दिस इज अबाउट द 7th शेड्यूल. अब यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है. ठीक है, आप ट्राई करो कि मेन भी यहाँ इस जो लिस्ट में मेन जो सेक्टर्स है वो किस लिस्ट में आते हैं वो उस पर ध्यान रखो. ठीक है, जैसे हम अभी जानते हैं कि अभी जो हमारा कंट्रोवर्शियल जो बिल चल रहा है दैट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो अभी एग्रीकल्चर लॉ चल रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें, तो जो हम जानते हैं यूनियन हैज़ मेक अ लॉ related to the agriculture sector. But as you know that it agriculture sector fall in the state list. ठीक है, तो agriculture fall in the state list and thus ये कहीं ना कहीं अगर पेपर में आता है कि आपको एग्रीकल्चर बिल के बारे में अगर क्रिटिक्स देना है तो देन यू कैन मेंशन दैट पॉइंट कि इवन दो द एग्रीकल्चर सेक्टर इज मेंशन इन द स्टेट लिस्ट बट द यूनियन हैज फ्रेम अ लॉ. ओके, एंड दिस कहीं ना कहीं ये हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो हम एक पॉइंट लिख सकते हैं इस तरीके से. काफ़ी जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है यहाँ पे, ठीक है, मेंशन इन द डिफरेंट लिस्ट. जैसे हम जानते हैं जैसे डिफेंस हो गया, ठीक है, डिफेंस एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है, उसके साथ साथ बैंकिंग, रेलवे, स्टेट लिस्ट में अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर, पुलिसिंग. ठीक है, तो ये सारा किस लिस्ट में आता है. ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट में भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स दैट इज एजुकेशन. ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स है जहाँ से क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं वो कौन से लिस्ट में आते हैं वो ध्यान में रखना, क्योंकि आप इसको जो है अगर कहीं भी ऐड करते हो, ठीक है, तो एक आपके जो आंसर्स में जो है वैल्यू एडिशन हो जाता है. सो जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट.
एंड कवर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड रिगार्डिंग वन वन मोर दैट इज रेसिडुअल भी एक होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, इंक्लूड ऑल द मैटर दैट आर नॉट मेंशन इन द अबाउट 3 लिस्ट, जैसे ठीक है, तो जो जो यूनियन लिस्ट में नहीं होता है, कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं होता है एंड स्टेट लिस्ट में नहीं होता है, ठीक है, तो वो जो मैटर्स होते हैं वो सारे रेसिडुअल लिस्ट में आते हैं लिस्ट में। और जो यूनियन लेजिस्लेचर होता है अलोन हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन सच अ मैटर, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल दिया है साइबर लॉ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, रिक्यूजल ऑफ अ जजेस। तो रिसेंटली क्या हुआ है, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है एक पिल फॉर अ रिक्यूजल ऑफ अ जजेस फ्रॉम हियरिंग अ पिटिशन जो फाइल हुई है अगेंस्ट द प्रपोज सेल ऑफ अ गवर्नमेंट लैंड, ठीक है, जो एक लैंड, ठीक है, सेल ऑफ अ गवर्नमेंट लैंड रिलेटेड एक जो पिटिशन फाइल हुई है उसके रिलेटेड जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट है उन्होंने रिजेक्ट कर दी है पिल फॉर द रिक्यूजल ऑफ अ जजेस, ठीक है। तो अभी ये लैंड कहाँ की है, इन द गुंटूर एंड विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट अंडर द मिशन बिल्ड आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो ये एक मिशन हो गया, इसके मिशन के अंडर में ये जो लैंड है, ठीक है, उसका इशू है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज अ जुडिशियल क्वालिफिकेशन और द जुडिशियल रिक्यूजल, ठीक है, यहाँ पे जैसा मेंशन है ना रिक्यूजल ऑफ अ जजेस, तो हम देखते हैं उसके बारे में। तो जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन रेफर टू एज अ रिक्यूजल is an act of abstaining from a participation in the official action such as the legal proceeding due to the conflict of interest of a presiding of court official or administrative officer, ठीक है। तो किसी भी एक केस से, ठीक है, उससे बाहर निकल जाना, जस्ट कोई एक लीगल प्रोसीजर से, इवन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहा, ठीक है, टू द एनी प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल हो या और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, तो रिक्यूजल, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जजेस जुडिशियल डिस्क्वालिफिकेशन और जो जुडिशरी रिक्यूजल, ठीक है। अभी ग्राउंड कौन से होते हैं रिक्यूजल, जज रिक्यूल कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला है कि जज जो होता है इज अ बायस इन फेवर ऑफ अ वन पार्टी और अगेंस्ट अदर, और द रीजनेबल ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर होना चाहिए। उसके साथ साथ इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर और द रिलेशनशिप विद द समवन हु इज इंटरेस्टेड इन बैकग्राउंड और द एक्सपीरियंस सच एज अ जज प्रायर वर्क एज अ लॉयर, नॉलेज, पर्सनल नॉलेज अबाउट द पार्टी, कुछ फैक्ट उनको पता हो। उसके साथ साथ एक्स पार्टी कम्युनिकेशन विद द लॉयर और द नॉन लॉयर एंड रूलिंग कमिट्स और कंडक्ट, अगर इनमें से कुछ क्राइटेरिया रहे देन ऑन दिस ग्राउंड जो जज है या जो प्रिसाइडिंग कोर्ट ऑफिशियल है और द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल दे कैन रिक्यूज, ओके। अब हम देखते हैं आर देर एनी लॉ इन दिस रिगार्ड, देर इज नो डेफिनेट रूल्स ऑफ अ रिक्यूजल बाय द जजेस, ठीक है, कोई एक डेफिनेट रूल्स नहीं है, बट हाउ एवर इन टेकिंग द ओथ ऑफ द ऑफिस जजेस बोथ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो परफॉर्म करेंगे उनकी ड्यूटी टू डिलीवर द जस्टिस विदाउट एनी फियर, फेवर, अफेक्शन और अ इल विल, ठीक है। तो ये उन्हें ओथ के टाइम पे हुए लेते हैं, दस वी कैन से दैट देयर इज नो डेफिनेट रूल, कि एक डेफिनेट जो रूल होता है, ठीक है, तो उस टाइप का नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखना। व्हाट हैज़ द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन दिस, तो जस्टिस जे चेलमेश्वर इन हिज ओपिनियन उन्होंने ऐसे बोला कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन विद यूनियन ऑफ इंडिया 2000 का जो केस था, हेल्ड दैट जो जजेस है हैज़ अ पिक्यूनियरी इंटरेस्ट, नो फर्दर इंक्वायरी एज वेदर देयर इज अ रियल डेंजर और द रीजनेबल सस्पेंशन ऑन अ बायस इज रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन, ठीक है। सो दिस वॉज स्टेटमेंट जो दी थी जस्टिस जे चेलमेश्वर के, ठीक है, उन्होंने इसके बारे में बोला था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, यूके वैक्सीन इज़ अ ग्लोबल गेम चेंजर। तो रिसेंटली जो अप्रूव की गई है और द ऑक्सफर्ड अप्रूव हो गई है ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन जो है इन द यूके दिस वीक, एंड दिस विल मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट जो कोविड-19 का स्प्रेड हो रहा है उस पर, एंड इट विल बी और इट इज़ अ मोस्ट एसेसिबल शॉट अप्रूव्ड सो फॉर एंड इट इज़ लाइकली टू रिमेन दैट वे, ठीक है। इट इज़ सिग्निफिकेंट फॉर द इंडिया, जो एक पुणे बेस हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ठीक है, हैज़ टाइड अप विद द एस्ट्राजेनिक की वो डेवलप डिप्लॉय करे द वैक्सीन इन द कंट्री, ठीक है। तो दस इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए इस वैक्सीन के बारे में, ठीक है, टेक अ लुक ऑन द वैक्सीन डेवलप बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिक जो अप्रूव कर दी गई है यूके में यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए इसकी स्टोरेज क्या होती है, अनलाइक जैसे पाइजर वैक्सीन है ना, तो उसको जो स्टोरेज के लिए -70 to 80 डिग्री सेल्सियस लगता है, पर ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है ना उसको 2 to 3 डिग्री सेल्सियस में भी वो रह सकती है, प्रिजर्व रह सकती है, ठीक है। इफिशिएंसी अगर देखा जाए तो डेवलपर के अकॉर्डिंग अगर वैक्सीन, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द कोविड-19 इन द 62% ऑफ डोज गिवन अ 2 फुल डोज, ठीक है, 62% जिनको फुल डोज दी जाती है 2 फुल डोज, और 90% जिसको 1 and हाफ डोज दी जाती है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है।
एंड सप्लाई अगर देखा जाए तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने उनके जो सीईओ है उन्होंने ऐसा बोला है कि इंस्टीट्यूट हैड ऑलरेडी मैन्युफैक्चर 40 to 50 मिलियन डोज जो है वैक्सीन के, एंड इट विल बी फर्दर प्रोड्यूस 300 मिलियन जो वैक्सीन का डोज है बाय जुलाई 2021। ठीक है, तो ये एक हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द वैक्सीन। ठीक है, और यहाँ पे प्राइसिंग रिलेटेड भी दिया है, तो ऑक्सफर्ड की जो वैक्सीन है हैज़ बीन प्राइस एट मैक्सिमम 1000, ठीक है, फॉर अ 2 डोज फॉर अ पब्लिक डिपेंडिंग ऑन अ फाइनल ट्रायल रिजल्ट एंड अ रेगुलेटरी अप्रूवल। ठीक है, तो 1000 रुपीज़ उसकी प्राइस है। एंड अब हम देखते हैं हाउ दिस वैक्सीन वर्क, ये वैक्सीन किस तरीके से वर्क करती है। ये जो न्यू वैक्सीन है इज़ अ वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है, विच वर्क डिफरेंट वे दैन जो mRNA वैक्सीन है जो ऑलरेडी अप्रूव हो गए हैं। ठीक है, पर उन सबसे ये कुछ डिफरेंट है। अभी वायरल वेक्टर वैक्सीन क्या होती है, यूज अनादर नॉन रिप्लिकेंट वायरस टू डिलीवर अ सार-कोविक 2 genus in the form of a DNA into the human cell where the viral protein जो होती हैं are produced टू इंड्यूस अ प्रोटेक्टिव इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो वायरल प्रोटीन का प्रोड्यूस किया होता है। ठीक है, एंड दस वो कहीं ना कहीं इंड्यूस करती है प्रोटेक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हो गया एक वैक्सीन किस तरीके से वहाँ पे वर्क करेगी। ठीक है, हाउ डज द ऑक्सफोर्ड वैक्सीन वर्क, यहाँ पे एक फिगर थ्रू दिया है। तो साइंटिस्ट टेक अ जीन्स फ्रॉम अ स्पाइक प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ अ कोरोना वायरस एंड पुट देम इनटू द हार्मलेस वायरस टू मेक द वैक्सीन। ठीक है, साइंटिस्ट क्या करेंगे, टेक अ जीन फ्रॉम द स्पाइक प्रोटीन ऑन द सर्फेस ऑफ द कोरोना वायरस। ओके, उन्होंने ये कुछ ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, जूम करके पाट दिया है, एंड पुट देम इनटू द हार्मलेस वायरस एंड टू मेक द वैक्सीन एंड दिस फर्दर इट इज इंजेक्टेड टू द पर्सन। ठीक है, अब हम यहाँ पे जस्ट यही दिया है। ठीक है, द वैक्सीन enter the cell which start to produce a spike protein. ठीक है, वैक्सीन इज एंटर टू द सेल विच स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ स्पाइक प्रोटीन एंड फर्दर जो बॉडी होती है उसकी इम्यून सिस्टम रिएक्ट करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबायोटिक एंड एक्टिव कर देती है टी सेल्स को। ठीक है, टी सेल्स को एक्टिव करती है टू डिस्ट्रॉय द सेल जो स्पाइक हुए थे विद द डिस्ट्रॉय द सेल विद द स्पाइक प्रोटीन। ओके, तो इन दिस वे इट वर्क्स। ठीक है, और अगर यहाँ पे थर्ड स्टेप देखा जाए तो इफ अ पेशेंट लेटर कैच कोरोना वायरस एंटीबॉडीज टी सेल जो होती है आर ट्रिगर टू फाइट द वायरस। ठीक है, तो बाद में अगर कोरोना वायरस फिर से कभी आता है देन टी सेल जो होती है दे फर्दर टिगर हो जाती है एंड देन फर्दर इट यूज टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। ठीक है, अभी यहाँ पे हम देखते हैं टाइप ऑफ अ वैक्सीन, कौन से टाइप के वैक्सीन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है इनएक्टिवेटेड। तो दिस आर द वैक्सीन जो मेनली मेड होते हैं बाय यूजिंग अ पार्टिकल ऑफ अ कोविड-19 वायरस दैट वेयर किल्ड एंड मेकिंग देम अनेबल कि वो इन्फेक्ट करे इन्फेक्ट और रिप्लिकेट करे एंड इंजेक्टिंग पर्टिकुलर पर्सन में अगर उसका डोज इंजेक्ट कर दिया जाए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ऑफ दिस पार्टिकल सर्व्स टू बिल्ड इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है बाय हेल्पिंग द बॉडी कि वो क्रिएट करे एंटीबायोटिक्स टू फाइट अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डेड वायरस। नेक्स्ट, नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। ठीक है, तो इट यूज अ वीकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन होता है ऑफ अ डिफरेंट वायरस जो कैरी करते हैं कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन। नेक्स्ट, प्रोटीन सब यूनिट। ठीक है, तो ये जो वैक्सीन्स होते हैं ये यूज़ किए जाते हैं ऑफ द पार्ट कि वो बिल्ड करे इम्यून रिस्पॉन्स इन अ टारगेटेड फैशन। ठीक है, टारगेटेड फैशन में होते हैं एंड इन दिस केस द पार्ट ऑफ अ वायरस जो होता है बिंग टारगेटेड इट विल बी द स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, एंड आरएनए, तो सच वैक्सीन यूज एज अ मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल दैट टेल द सेल कि वो बिल्ड कर पाए प्रोटीन्स को। ठीक है, वॉट अ प्रोटीन टू बिल्ड, एंड ये जो mRNA होते हैं दैट इज अ मैसेंजर RNA इन दिस केस इज कोडेड टू टेल द सेल टू क्रिएट अ स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, तो mRNA के वजह से इट इज कोडेड इन सच अ वे कि वो सेल्स को बोलते, ठीक है, सेल्स को बोलते इट मीन्स प्रोसेस होती है, सॉरी, तो उसमें क्या होता है कि सेल्स टू क्रिएट अ स्पाइक प्रोटीन एंड वंस वो इंजेक्ट हो जाते हैं बाद में क्या होता है जो सेल विल यूज द RNA इंस्ट्रक्शन क्रिएटिंग अ कॉपीज ऑफ अ स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, बाद में उसके कॉपीज बनने स्टार्ट हो जाते हैं एंड दिस इन टर्न एक्सपेक्टेड टू प्रमोट द इम्यून सेल टू क्रिएट अ एंटीबायोटिक टू फाइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर वायरस। ठीक है, अभी डीएनए का कैसा होता है, तो दिस वैक्सीन आर यूज जेनेटिकली इंजीनियर डीएनए मॉलिक्यूल दैट अगेन बी कोडिफाइड विद द एंटीजन अगेंस्ट विद द नंबर ऑफ विद इन विच द इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम इज बिन बिल्ड। ठीक है, तो इतने टाइप के जो होते हैं, ठीक है, वैक्सीन किस किस टाइप के होते हैं वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था बिकॉज बायो रिलेटेड थोड़ा है, तो जो नॉन बायो
टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड वाले होंगे उनको थोड़ा दिक्कत जा सकता है, अदरवाइज इट इज़ क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बार बार पढ़ने से वो इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं GS3 पेपर से न्यूज़ है, facial recognition technique. So with a facial recognition tracking system which has been rapidly deployed by the multiple government department in the recent time, and कुछ भी एक specific law और guidelines नहीं है कि किस तरीके से उसको इस टेक्नोलॉजी की इन्वेस्ट, ठीक है, इसको किस तरीके से रेगुलेट करे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखा। बैकग्राउंड अगर देखा जाए, देर आर करंटली 16 डिफरेंट जो है फेशियल रिकग्नाइजेशन जो ट्रेसिंग सिस्टम्स हैं इन एक्टिव यूटिलाइजेशन बाय वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अक्रॉस द इंडिया फॉर व सर्वेलेंस सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी। अनादर 17 जो है इन द प्रोसेस है कि वो इंस्टॉल हो कुछ टाइम में, ठीक है, इन द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अभी कंसर्न्स क्या अराइज हो रहे हैं इसी के रिलेटेड, तो अब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक लॉ, ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि वो एक स्पेसिफिक लॉ या गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है, दस कहीं ना कहीं एक थ्रेट अराइज हो सकता है टू द फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द थ्रेशोल्ड ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो उन्होंने लैंडमार्क जजमेंट दिया था इन द रिलेटेड टू द प्राइवेसी इन द जस्टिस के केस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, ठीक है। मेनी इंस्टीट्यूशन हैज़ नॉट कंडक्टेड प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट प्रायर डिप्लॉइंग, ये जो फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम उन्होंने डिप्लॉय की तो उसके पहले किसी भी टाइप का एक प्राइवेसी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं किया गया था। एंड फंक्शनल क्रिप का अगर पॉइंट देखा जाए तो फंक्शनल क्रिप happen when someone use information for the purpose that is not original specified purpose, ठीक है, जैसे कि पुलिस गॉट information to use the FRS by the order of a Delhi High Court कि वो ट्रैक करे the missing children, ठीक है, and now they are using it for the wide security and the surveillance investigation purpose for which is a functional creep, ठीक है। तो ये भी एक तो जो कंसर्न है। एंड नेक्स्ट इज दैट this might lead to the over policing problem or a problems which certain minority are being targeted without a legal backing, ठीक है, तो without a legal backing या oversight कुछ minority can be targeted। and another problem जो arise हो सकता है is the case of a mass surveillance, ठीक है, ये भी arise हो सकता है। and mass surveillance का अगर point देखा जाए तो if a person goes to the protest against the government and a police वो ठीक है पुलिस आर एबल कि वो आइडेंटिफाई करे पर्टिकुलर पर्सन को and then they might be recursion, okay। and basis on a automated फेशियल रिकग्नाइजेशन सिस्टम इज अ कैबिनेट नोटेड इन 2019, बट कैबिनेट का नोट जो था इट इज़ नॉट अ लीगल सब्सटेंस एंड इट्स प्रोसीजरल नोट टू बी नोट एट द बेस्ट। सो एक लीगल सिस्टम जो है वो लानी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज आर द फ्यू कंसर्न जो फेशियल जो सिस्टम है, ठीक है, ट्रेसिंग सिस्टम है उसके बारे में है, ठीक है। इतने सारे जो है कंसेंसस है। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ फेशियल रिकग्नाइजेशन, ठीक है, नाम से ही समझ में आता है, बट यहाँ पे पर्टिकुलर उन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि फेशियल रिकग्नाइजेशन क्या होता है। एक बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी है दैट यूज अ डिस्टिंग फीचर ऑन अ फेस कि वो आइडेंटिफाई कर पाए और डिस्टिंग्विश कर पाए एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को। और ये जो टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वर्क बाय मेंटेनिंग अ लार्ज डाटाबेस विद द फोटोज वीडियोज ऑफ अ पर्टिकुलर person's faces and with an image of an unidentified person often taken from the CCTV footage is compared with the existing data जो मैच किया जाता है एंड फर्दर आइडेंटिफाई किया जाता है उस पर्सन को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है यूज़ किया जाता है फॉर द पैटर्न फाइंडिंग एंड मैचिंग द न्यूरल नेटवर्क्स। बेनिफिट क्या होते हैं फेशियल रिकग्नाइजेशन, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली इनका पॉजिटिव एक्सपेक्ट अगर देखा जाए तो वो इंप्रूव कर सकते हैं द आउटकमिंग ऑफ अ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन। ईजिली आइडेंटिफिकेशन कभी पॉसिबल होता है व्हेन देयर इज अ लार्ज क्राउड एंड बूस्ट द पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैपेबिलिटीज। हेल्प कर सकता है सिविलियन वेरिफिकेशन वेन एवर देर इज अ नीड एंड नो वन विल एबल टू गेट अवे विद द फेक ID। सो दिस आर द फ्यू बेनिफिट्स बट नीड ऑफ अ हवर क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट इन द पुत्था स्वामी जजमेंट जो रूल किया गया था रिगार्डिंग द प्राइवेसी इन द फंडामेंटल राइट इवन द पब्लिक प्लेसेस एंड इफ दिस राइट नीडेड टू बी इन्फ्रिंज देन गवर्नमेंट जो है, ठीक है, दे शुड टेक एन एक्शन and in the form of a sanction this particular aspect in the form of a law and proportionate to need for such interference necessary and in the pursuit of a legitimate aim, ठीक है। so this is a need of a hour। एंड अब हम बढ़ते हैं इथोनॉल प्रोडक्शन की रिलेटेड न्यूज़ है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एक मॉडिफाइड स्कीम फॉर इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर द इथोनॉल प्रोडक्शन एक्सपांडिंग दिस स्कीम कि वो इंक्लूड करे एक ग्रेन बेस डिस्टिलाइजर एंड नॉट जस्ट अ
मोलासिस बेस्ड वन, ठीक है। तो ग्रेन बेस्ड डिस्टिलाइजर का यूज़ किया जाए, ना कि बस मोलासिस बेसिस वन का, ठीक है। मतलब सिर्फ मोलासिस वाला नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला है। तो इम्प्लीकेशन क्या है इसके, ये डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं इंकरेज करेगा इथेनॉल प्रोडक्शन को फ्रॉम अ ग्रीन लाइक बार्ली, मेज, क्रॉन एंड राइसेस। ये स्कीम कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू बूस्ट द प्रोडक्शन एंड डिस्टिलाइजेशन कैपेसिटी 2000 करोड़ लीटर एंड हेल्प इन मीटिंग द गोल जो 20% का है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग विद द पेट्रोल बाय 2030। अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में का जो प्रोग्राम है, ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम, उसके बारे में अगर देखा जाए तो 2003 में पायलट बेसिस पे उसको स्टार्ट किया था, जिसका मेन एम था कि वो प्रमोट करे द यूज ऑफ अल्टरनेटिव एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे बस यही दिया है, एमिंग फॉर द इको बूस्ट। तो ऑयल इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो है हैज़ अलेड फियर ओवर मिक्सिंग इथेनॉल विद द पेट्रोल एंड इट में कॉज अ डैमेज टू द इंजन। तो इथेनॉल जो है इट इज़ अ बायोफ्यूल ऑप्टेन, जो प्राइमरली शुगर कैन से ऑप्टेन किया जाता है, एंड ब्लेंडिंग जो की जाती है ऑफ इथेनॉल विद द पेट्रोल वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑफ अ फ्यूल एंड फर्दर इट कैन हेल्प टू द इन्वायरमेंट। एंड गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 10% जो है ऑफ इथेनॉल पर लीटर ऑफ अ पेट्रोल। इथेनॉल ब्लेंड जो होता है, ठीक है, ब्लेंडेड थ्रू अ सेपरेट पंपिंग एंड अ मीटरिंग मैकेनिज्म, एंड वंस ब्लेंडेड जो इथेनॉल होता है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पेट्रोल, एंड दस ये एक पॉइंट हो गया। एंड सिंस इथेनॉल कैन एब्जॉर्ब अ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, डीलर्स सेज दैट इट कैन बी कॉज डैमेज टू द व्हीकल इंजन, ठीक है। तो दिस आर द वन पॉइंट रिगार्डिंग द कंसर्न, ठीक है। बाकी और एक देखा जाए इथेनॉल के बारे में और डिटेल, तो इथेनॉल जो है मेनली प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम द शुगर कैन, मीज एंड वीट एक्सेट्रा हैविंग अ हाई स्टार्च कंटेंट। इन इंडिया इथेनॉल का अगर देखा जाए, इथेनॉल इज अ मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर कैन molasses by a fermentation process. Ethanol gives the mix with the gasoline to form a different blend, as ethanol के जो मॉलिक्यूल है वो कंटेन करते हैं ऑक्सीजन, तो ये अलाउ करेंगे इंजन को टू मूव मोर कंप्लीट कॉम्बस्ट द फ्यूल, रिजल्टिंग इन अ फ्यूअर इमिशन एंड दस रिड्यूसिंग द occurrence of a environmental pollution. Since ethanol का अगर is produced from a plant that harness the power of a sun, ethanol is considered to be the renewable fuel, ठीक है। अब आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि दैट एंटायर स्टेट ऑफ नागालैंड जो है एज अ डिस्टर्ब एरिया फॉर अ 6 more month अंडर द आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट, ठीक है, आसपा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बोला है कि ये जो एरिया रहेगा कंपराइजिंग द होल नागालैंड इन इज इन सच अ डिस्टर्ब एंड अ डेंजरस कंडीशन दैट द यूज ऑफ आर्म फोर्सेज जो है विल एड इन एड टू द सिविल पावर इज़ अ नेसेसरी, ठीक है। तो उन्होंने आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट के अकॉर्डिंग जो है एंटायर नागालैंड को एज अ डिस्टर्ब एरिया 6 month के लिए डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो इसके आसपा क्या है एक्ट के बारे में अगर देखा जाए, तो स्पेशल टर्म गिव्स द आर्म फोर्स, ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, आर्म फोर्स को पावर दी जाती है कि वो मेंटेन करे पब्लिक ऑर्डर इन द डिस्टर्ब एरिया। पावर गिवन टू द आर्म फोर्सेस, तो उसके बारे में अगर देखा जाए कौन से पावर दिए जाते हैं, दे हैव अ अथॉरिटी टू प्रोहिबिट कर पाए गैदरिंग ऑफ अ 5 or more पीपल इन द पर्टिकुलर एरिया, एंड दे कैन यूज द फोर्सेस, इवन ओपन फायरिंग भी कर सकते हैं, गिविंग ड्यू वार्निंग, एंड इफ दे फील अ पर्सन इज अ contraving the particular law. if reasonable suspension exists, जो आर्मी को पावर होती है कि वो पर्टिकुलर पर्सन को अरेस्ट करे विदाउट एनी वारंट, एंट्री और अ सर्च प्रीमाइस विदाउट एनी वारंट, एंड बैन कर सकते हैं पोजेशन ऑफ अ फायर आर्म्स। एनी पर्सन जो अरेस्ट होता है और टेकन टू द कस्टडी में हैंड ओवर टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन अलॉन्ग विद द रिपोर्ट डिटेलिंग द सर्कमटेंसेज दैट क्यों वो अरेस्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये पावर होती है टू द आर्म फोर्स। व्हाट इज अ डिस्टर्ब एरिया एंड हाउ हैज़ द पावर टू डिक्लेयर इन, तो डिस्टर्ब एरिया जो होती है इज अ वन विच इज डिक्लेयर बाय द नोटिफिकेशन अंडर द सेक्शन 3 ऑफ अ आसपा एक्ट, ओके। एंड एरिया जो होता है आर कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू द डिफरेंसेस और द डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं बिटवीन द वेरियस रिलीजियस, लैंग्वेज, रेशियल और द रीजनल ग्रुप और अ कास्ट और द कम्युनिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट और द गवर्नर जो होता है ऑफ द स्टेट और द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, वो डिक्लेयर करता है द होल और द पार्ट ऑफ अ स्टेट और द यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब एरिया, एंड हैज़ देयर एनी रिव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो नवंबर 19 2004 में क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था एक 5 member कमिटी जो हेड की गई थी पहले जस्टिस BP जेवन रेड्डी
टू रिव्यू करें ये प्रोविजन ऑफ अ एक्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। कमेटी ने सबमिट की उनकी रिपोर्ट 2005 में, जहाँ पे इंक्लूड करते थे कुछ रिकमेंडेशन। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन ऐसा था कि आसपा के अंडर क्या होगा, शुड बी रिपेल एंड अप्रोप्रिएट प्रोविजन जो है इंसर्ट करना चाहिए इन द अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। और ये जो एक्ट रहेगा अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट शुड बी मॉडिफाइड टू क्लियरली स्पेसिफाई द पावर जो आर्म फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को उस टाइम पे दी जाएंगी। एंड ग्रीवियंस सेल्स भी सेटअप करना चाहिए इन द ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वेयर द आर्म फोर्स हैज़ बीन डिप्लॉयड। एंड फिफ्थ जो रिपोर्ट थी ऑन अ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है, सेकेंड एआरसी के अकॉर्डिंग ऑन द पब्लिक ऑर्डर हैज़ बीन रिकमेंडेड द रिपेल ऑफ अ एस्पा एक्ट। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल कंटेक्स्ट। अब हम देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम। दिब्रू शिकाहुआ नेशनल पार्क, तो आसाम के जो सीएम है दे हैव सेट 31 जनवरी डेडलाइन कि वो रिहेबिलिटेट करे इस नेशनल पार्क के ड्वेलर्स को। ठीक है, इशू क्या हुआ था, इट हैज़ बीन हैंगिंग फायर सिंस 1999 व्हेन दिब्रू शिकाहुआ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हैज़ बीन अपग्रेडेड एज अ नेशनल पार्क। ठीक है, अभी नेशनल पार्क के बारे में अगर देखा जाए तो इट हैज़ बीन सिचुएटेड इन द साउथर्न बैंक ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट स्वैप फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इट इज़ आइडेंटिफाई एज अ बर्ड इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो नोटिफाई किया गया है बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनली। ठीक है, एक मोस्ट फेमस है फॉर द रेयर वाइट विंग वुड डक। ठीक है, एंड फॉरेस्ट टाइप कंपराइज करती है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट, रिट्रोल स्वैप फॉरेस्ट एंड पैचेस ऑफ अ वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड मगुरी मोटापुक वेटलैंड जो है इस पार्ट का, ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस रिजर्वर। एंड गवर्नमेंट हैज़ नोड फॉर अ मिशन इन इथोनिशिया, पैराग्यू एंड डोमिनिकल रिपब्लिक। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ओपन किया है 3 मिशन इन दिस प्लेसेस। ठीक है, ये 3 प्लेसेस है इन 2021 एंड इट विल हेल्प टू एक्सपांड द इंडियाज डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट, डीपनिंग पॉलिटिकल रिलेशन, इनेबल करेगा ग्रोथ ऑफ अ बायोलेटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड द इकोनॉमिक एंगेजमेंट। नेक्स्ट आकाश मिशन के बारे में है, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आकाश मिशन के एक्सपोर्ट, आकाश मिसाइल है, ठीक है, मिशन नहीं, मिसाइल एक्सपोर्ट। आकाश जो है एक इंडिजिनियस डेवलप एंड मैन्युफैक्चर शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, एंड इट कैन टेक ऑफ एट द स्पीड of around 2.5 matched and reach a high altitude 18 किलोमीटर एंड एट लो देखा जाए तो 30 मीटर्स। ठीक है, सो दिस इज ओवरऑल आइडिया अबाउट द आकाश मिसाइल। ओके, इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडेज न्यूज सेक्शन। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।